मेरा नाम अभय है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे मेरे खानदानी कारोबार में से हर महीने मुनाफा मिल जाया करता था और मैं उसी मुनाफे से अपना भी एक छोटा सा कारोबार बनाकर बैठा था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। यानी अगर मैं कुछ भी ना करता तो महीने के मेरे घर में लाखों रुपए आते थे और अगर कुछ कर लेता तो लाखों से भी ज़्यादा बन जाते थे। मेरी पत्नी थी जिसका नाम महिमा था। वह मुझसे 10 साल बड़ी थी और मेरे पापा के दोस्त की बेटी भी थी। हम दोनों की शादी दोनों दोस्तों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कर दी थी, क्योंकि कारोबार ज़्यादा था और हम दोनों के बाप आपस में पार्टनरशिप भी थे। पापा ने सोचा कि दोनों कहीं आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए यह शादी करवाने का सोचा। पर दरअसल इस सब में मेरा नुकसान हुआ। शादी के बाद एक हादसे में वह दोनों ही चल बसे और रह क्या गया, मैं और मेरी बुरी पत्नी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 21 साल का था और मेरी पत्नी 31 साल की थी। जब औरत 31 साल की हो जाती है तो समझो उसके पास 8-9 साल रह जाते हैं और उसके बाद वह 40 साल की हो जाती है। 40 साल की औरत जवान तो नहीं होती। मेरी पत्नी मुझसे 10 साल बड़ी थी। मैं यह शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सबने समझाया कि वह अमीर है और फिर कोई बदसूरत औरत तो नहीं है। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो वह बहुत थी, क्योंकि लंबे कद की थी और लंबे कद की औरत खूबसूरत लगती है। जब नई नई शादी हुई तो हमारी शादी इस तरह से करवाई गई थी कि ज़्यादा धूमधाम भी नहीं हुई थी। 3-4 दिन हो गए थे, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन मैंने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसने कहा कहाँ? मैंने कहा बस बाजार तक चलते हैं। उसने कहा मुझे बाजार तो कुछ खरीदना ही नहीं है। मैंने कहा कि बस ऐसे ही गाड़ी में जाएंगे और घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो कहने लगी, बिना वजह घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। जब कुछ लेना ही नहीं है तो बाजार क्यों जाऊं? अरे मैं तो इस पागल को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा था कि साथ मिलकर कोई बातें करेंगे, रोमांटिक सा माहौल बन जाएगा, वापस आएंगे तो दोनों का मूड अच्छा होगा। लेकिन उसने कह दिया कि जब शॉपिंग नहीं करनी है तो बाजार क्यों जाना। हम दोनों ने तो खाना भी खा लिया है, कॉफ़ी भी पी ली है, अब बाहर जाकर क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना। वह कहते हैं ना कि जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर वह एज गैप नहीं, जनरेशन गैप बन जाता है। और मेरी पत्नी के साथ मेरा जनरेशन वाला गैप बन गया था। उसकी पसंद नापसंद और मेरी पसंद में 10 साल का फ़र्क था। उसे लता के गाने पसंद थे और मुझे सोनू निगम के गाने। समझ नहीं आता था कि किस टॉपिक पर उसके साथ बात करूं। मैं घर आता तो कहता चलो कमरे में बैठकर कोई फिल्म देखें, लेकिन नहीं, वह न्यूज़ लगाकर बैठी होती थी। मैं उससे पूछता था कि क्या कर रही हो, तो कह रही होती थी कि सुनने दो, देश विदेश में क्या हो रहा है। न्यूज़ सुनना तो बहुत ज़रूरी है। वह कब मूवी देखने से न्यूज़ देखने वाले में कन्वर्ट हो गई, शायद उसे खुद भी नहीं पता चला था। मैं बड़ा परेशान था। मैं शादीशुदा था, पत्नी के पास पैसा था। अब वह पैसा मेरा भी था, क्योंकि उसका बाप दुनिया से चला गया और मेरा भी तो। यह दोनों ही हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चले गए थे। इस तरह से देखा जाए तो हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एक जैसी थी। मुझे तो इस बात का समझ नहीं था कि अगर वह उम्र में ज़्यादा थी और मैं उसके जज्बात जगाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या उसको मुझे देखकर जज्बात नहीं जागते थे? क्योंकि मैं तो जवान था। बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए कि किसी तरह वह भी मेरी तरह सोचने लगे, लेकिन फिर मैं थक हार गया। फिर सोचा कि ज़िंदगी है, गुजर ही जाएगी। लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। मेरी पत्नी बहुत सख्त मिजाज की थी। उसके अंदर जरा से भी जज्बात नहीं थे। वह हमेशा ऐसी बातें करती कि इंसान का दिल टूट ही जाए। एक दिन मैं सीढ़ी से गिर गया। मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी। मुझे लगा था कि वह कहेगी कि आइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपके पास बैठ जाती हूँ, आपको अच्छा महसूस होगा। तो कहने लगी, हाँ, जब बंदा इंसान इतनी जोर से गिरता है तो दर्द ही तो होता है। चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। वो हमेशा मेरे जज्बात पर पानी फेर दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि हमारा एक दूसरे से मतलब नहीं था, लेकिन ना होने के बराबर ही था, क्योंकि उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं था। बस वह अपने फर्ज पूरे करती थी और मैं अपने। भगवान ने हमें औलाद भी दी, लेकिन 3 महीने बाद ही वह बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को हार्मोनल का प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ, यह बात मुझे भी पता है, आपके बताने से पहले ही। तो पत्नी ने भी मुझे अजीब नज़रों से देखा और डॉक्टर ने भी।
मैंने कहा, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा था। खैर, इसके बाद भगवान ने हमें औलाद नहीं दिया। अब मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि हम किस देश में रहते हैं। मैं तो आराम से दूसरी शादी कैसे कर लूं। वह कहने लगे कि आराम से तो नहीं होगी, और किसी भी समय पुलिस को बुलाकर बता सकती है कि तुमने एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की है। लेकिन अगर वह ऐसा करेगी तो बदले में उसका ही नुकसान होगा। वह उसे छोड़ देगा और दूसरी वाली के साथ कानूनी तौर पर शादी कर लेगा। इसलिए अगर तुम उसकी मौजूदगी में दूसरी बीवी को लाते हो तो वह कुछ दिन हंगामा कर सकती है, लेकिन फिर सब्र कर लेगी। देखो, अब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होने वाली है। जाहिर है अब वह भी बूढ़ी हो चली है। वह भी सब्र कर लेगी और कहेगी, चलो ठीक है। और फिर तुमने अपने बाप की बात मान ली, उनकी इज्जत बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अब क्या तुम्हें आखिरी सांस तक कुर्बानी देनी है? यह कहाँ लिखा है? तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है, घर है, गाड़ी है, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? और फिर पहली शादी तो तुम्हारी मजबूरी में करवाई गई थी, तुमसे पूछ कर तो नहीं करवाई गई थी। तुम आराम से दूसरी शादी कर सकते हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों की बात टाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी को अगर पता चल गया कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी रहा हूँ, तो वह मुझे ऐसी दवा दे देगी कि जिससे मुझे सपने ना आए, ताकि मैं सपने में भी दूसरी शादी के बारे में ना सोच सकूं। एक दिन मजाक में उससे बात कर बैठा था, तो उसने कहा था कि यह सब कुछ तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का बनाया हुआ है। दूसरी शादी की तो सब कुछ लेकर साथ चली जाऊंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम दोनों हिस्सेदार थे। मेरे ससुर का और कोई बेटा या बेटी नहीं था, एक ही बेटी थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा वारिस उसी को बनाया था। मेरी पत्नी के पास 70% ऑनरशिप था और मेरे पास सिर्फ 30% ऑनरशिप था। और घर में भी मैं बुरी तरह फंसा हुआ था। मैं वह बंदर था जिसे न सिर्फ पिंजरे में कैद करके रखा गया था, बल्कि पिंजरे के अंदर लगे हुए पेड़ के साथ रस्सी में भी बांधा गया था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाए वह उतना ही बढ़ जाता है। एक दिन मुझ में हिम्मत आ गया। मुझे एक लड़की मिल गई जिसका नाम रीना था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए आई थी। वह रिसेप्शन पर खड़ी होती थी, आते जाते मुझे देखती थी। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि पाप करने से अच्छा है इंसान शादी कर ले, और अगर मेरी पत्नी ज़्यादा गुस्सा करेगी तो मैं कह दूंगा कि मेरा हक है, और फिर निकालती है कारोबार से तो बेशक निकाल दे। मेरे बाबा और उसके बाप ने इतने पैसे कमाए थे कि अगर मुझे 30% हिस्सा भी मिल जाए तो मेरे साथ कोई बुरा मसला नहीं होता। हाँ, यह है कि अगर मैं दौलत का ज़्यादा लालची बनता तो यह बहुत बड़ा पाप होता। लेकिन वह अगर मुझे इस उम्र में छोड़ देती तो उसे कौन मिलता? उसकी उम्र तो पहले ही मुझसे ज़्यादा थी, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि वह मुझसे तलाक की मांग करेगी। हाँ, लेकिन इतना पता था कि वह बहुत बातें सुनाएगी, माथा फोड़ेगी, ताने देगी और चीखेगी, चिल्लाएगी। वो औरत मुझे पसंद भी नहीं करती थी, मेरी इज्जत भी नहीं करती थी, मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी, और उससे मुझे और भी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। तो फिर उसके साथ मैं क्यों बैठा था और यह सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा था? इंसान सारी जिंदगी किसी चीज़ से डरता है, लेकिन एक दफ़ा जब फैसला कर लेता है तो फिर उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सुबह से गायब था। दोपहर में मैंने रीना से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में ही रहने का सोचो, क्योंकि मैं दो दो घरों के खर्चे ना तो अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही आना जाना कर सकता हूँ। मुझे पूरा कारोबार भी संभालना होता है। उसने कहा कि तुम अपनी पहली पत्नी के बारे में जितना डरा चुके हो वो तो मुझे देखते ही खा जाएगी। मैंने कहा कि फिर गलती भी तो हमने ही की है ना, तो फिर नतीजा भी एक साथ ही भुगत लेंगे। मैं अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर चला आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। रात का वक्त था, सारे नौकर तो सो चुके थे, इसलिए महिमा ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने देखा वही फिल्मों ड्रामों वाला सीन हुआ। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि यह कौन है? तो मैंने कहा कि मेरी बात आराम से सुन लो, हम दोनों ने शादी कर ली है। जब मैंने यह बात की तो महिमा ने रीना को सर से लेकर पांव तक देखा। पहले तो बोला अति सुंदर, और फिर 2 पल को खामोश हो गई। वह पीछे हट गई, यानी हमें अंदर आने का रास्ता दिया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मुझे लगा कि अभी महिमा जाएगी और कोई चीज़ उठाकर लाएगी,
जिससे वह मुझे जान से मार देगी। लेकिन वह सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, खाना खाए हो? हमने कहा, हाँ। खाना तो हमने खा लिया था, तुमने खाया? तो उसने कहा, हाँ, मैंने भी खा लिया था। मुझे लगा तुम किसी काम में फंस गए हो, सुबह आओगे। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, और ना ही मैं इस घर की बड़ी। मैं तो खुद यहाँ की बहू हूँ। ना तो मैं आरती लेकर तुम लोगों का स्वागत कर सकती हूँ और ना ही गृह प्रवेश करवा सकती हूँ। अगर तुम्हें इस तरह की कोई रस्म करनी है तो तुम अपनी पत्नी के साथ खुद ही कर लो। जब वह ऐसी बातें कर रही थी तो मेरे दिल को थोड़ा थोड़ा सुकून आ रहा था। मुझे लग रहा था कि चलो, वह इस बातों से जो भी कह रही है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वह मेरा गला ही दबा देगी। मैंने कहा, बिल्कुल तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अगर मैंने इससे शादी की है इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। महिमा ने कहा, वह तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकते। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने यह बात गुस्से में कही हो, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मुझे गुस्सा तलाश करने पे भी गुस्सा नहीं मिल रहा था, बल्कि वह थोड़ी सी नॉर्मल थी। या तो उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था, और या फिर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यह सवाल हमेशा के लिए एक पहेली बन गया था कि मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी, मुझे प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन जब मैं कहता था कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा, या काश मेरी शादी किसी और से हुई होती, या मजाक में कह देता था कि एक और शादी कर लूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे तेवर दिखाती थी कि मैं हैरान रह जाता था। वैसे तो कोई भी मर्द औरत की सोच को आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं तो अपनी पत्नी को इतने सालों में भी समझ नहीं पाया। पर एक बात मुझे विश्वास था कि उसका रिएक्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर यह कैसे हो गया? इतना कहकर वहां से वह चली गई। मैंने तो ऐसे गहरी सांस ली जैसे सर से बला टली। मुझे लगा था कि वह बहुत गुस्से करेगी, लेकिन उसने कुछ भी न किया। यह बात मुझे हजम नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसने पहले रीना को बहुत गौर से देखा था, जैसे उसके वजूद का जायजा ले रही थी, और उसके बाद ही उसका गुस्सा ठंडा हो गया। रीना भी उसी की तरह से खूबसूरत थी, लंबे कद की थी, दुबली पतली थी। मेरी दोनों पत्नियां ही कद काठी बहुत खूबसूरत थी। कोई भी मोटी नहीं थी, मुझे मोटी औरत पसंद नहीं थी। हो सकता है उसने यह सोच लिया हो कि यह औरत भी बड़ी हसीन और खूबसूरत है। यह ना हो कि कहीं यह मैं इससे पंगा लूं और मेरे पति को यह मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दे। यानी उसने जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लिया था। मेरी दूसरी पत्नी ने कहा, जरा जाकर चेक करो, वह वाकई अपने कमरे में चली गई है? तो मैंने कहा, हाँ, वह कमरे में चली गई है और उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा मेरी किस्मत अच्छी है। अब हर दफ़ा तो मेरी ही किस्मत बुरी नहीं हो सकती। पहले मेरी किस्मत का ही खेल था कि महिमा से शादी हो गई थी, जबकि वह मुझसे इतनी बड़ी थी और मेरी उससे कोई सोच भी नहीं मिलती थी। और फिर मैं सोचने लगा कि दोनों ही मेरी पत्नियां हैं, दोनों को साथ रखूंगा। मुझे किसी को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? महिमा ना सिर्फ मेरी पत्नी थी, बल्कि मेरी दोस्त भी थी। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। बाबा ने हमारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि हमारा रिश्ता कोई भी जुल्म करने के मूड में नहीं था। मैंने कहा, बस उसने भी हमें कबूल कर लिया, और दूसरी पत्नी को भी समझा दिया कि वह भी महिमा के साथ कोई बदतमीजी ना करे। अगर बात लड़ाई तक भी पहुंच जाए तो खामोश रहे, क्योंकि वह छोटी है, और जब मैं आऊँगा तो फिर आकर मामला हल करवा दूंगा। मेरी पत्नी वैसे भी डरी हुई थी, लेकिन वह महिमा को देखकर जरा सा रिलैक्स हो गई थी। उसने कहा, जितना तुमने मुझसे कहा था उतनी भी बुरी नहीं है। कम से कम उसने कोई बात तो नहीं की, वरना कोई और होता तो बहुत बवाल खड़ा करता। अगर उसकी जगह कोई सामान्य सी औरत होती तो वह भी बहुत शोर मचाती। यह तो फिर भी एक अमीर औरत थी, उसके पास पैसा था, घर था। यह ज़्यादा पैसों की मालिक थी, उसके मुंह पर रौब थे, और उसे पता था कि मैं कहीं न कहीं उससे डरता भी हूँ। फिर भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अगर उसे गुस्सा आता तो वह इतनी आसानी से कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते सुना था। वह कहती थी कि उसकी बीपी हाई हो जाती है, और जिसका बीपी हाई हो जाता है वह गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। पर उसने गुस्सा नहीं किया था, तो उसका मतलब यह था कि कोई गुस्सा आया ही नहीं था उसे। लेकिन सुबह ऐसा मंजर देखा कि हैरान रह गया। सुबह सुबह जब टेबल की तरफ देखा
तो आंखें खुली की खुली रह गई। इतना अच्छा नाश्ता तो उसने मेरे लिए कभी नहीं बनाया था। वह हमें कमरे में बुलाने के लिए भी आई थी। उसने कहा आकर नाश्ता कर लो। कुछ नाश्ता उसने खुद बनाया था और कुछ बाजार से मंगवाया था, यानी कि अच्छा भला खर्चा किया था। मैंने कहा यह सब क्या है? तो उसने कहा क्यों, जब किसी की शादी होती है तो अगले दिन तो इसी तरह का नाश्ता होता है ना। तुमने मुझे अपनी शादी की दावत में तो शामिल नहीं किया और रिसेप्शन करने का भी शायद कोई इरादा नहीं है, इसलिए सोचा कि एक समय का खाना अच्छा बनवा दूं। मैंने कहा तुमने किया यह सब कुछ? उसने कहा हाँ, और कौन करता। आपकी शादी है तो मुझे ही तो करना था, और तुम्हारा है ही कौन मेरे अलावा। मेरा दिल किया कि मैं अपनी पहली पत्नी को गले से लगा लूं और उसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इतने में मेरी दूसरी पत्नी के बारे में मैं सोचने लगा। और वैसे भी मैं बाद में भी तो उसके कमरे में जा सकता था। मैंने हमेशा से ही उसे प्यार करने की कोशिश की थी। उसने मेरी पत्नी को देखा और कहा वाह, बहुत चमक आया है तुम्हारे चेहरे पर। जब शादी हो जाती है तो अगले दिन एक खास ही चमक होता है। वह नजर आ रहा है। आओ बैठो, नाश्ता करते हैं। मुझे मेरी पत्नी ऐसी लगती तो नहीं थी जिस तरह से वह पेश आ रही थी। मामला बहुत अजीब होता जा रहा था, लेकिन वह भी हमारे साथ बैठ गई और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। उसने रीना से कहा तुम नई नई दुल्हन हो तो 6 महीने तक तुम कोई काम ना करना, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने भी ऐसा ही किया था। फिर उसके बाद मेरे बाबा इस दुनिया से चल बसे। फिर मुझे सब कुछ संभालना पड़ गया, और तुम्हारे पति के बाबा भी इस दुनिया से चले गए थे। वह मेरी पत्नी को पुरानी बातें और कहानियां सुनाने लगी। मुस्कुराते हुए उसे सारी बातें बता रही थी, यानी कि उसे एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देती थी। मेरी पत्नी भी उसके साथ हंसी मजाक करती, बातें करती। उसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में बता रही थी और हमारी ज़िंदगी में होने वाले दो चार ऐसे बातों के बारे में भी बता रही थी जिससे हम लोग काफ़ी खुश थे। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। दोपहर में भी महिमा ने खाना बनाया, और बहुत अच्छा खाना बनाया। शाम में वह जिद करने लगी कि मैं अपनी दूसरी पत्नी को लेकर नए कपड़े पहनकर बाजार चला जाऊं। हमारे इलाके में एक आइसक्रीम पार्लर बना था। महिमा की जिद थी कि मैं रीना को लेकर वहां चला जाऊं, ताकि वहां बैठकर दोनों साथ में वक्त भी गुजारें और साथ पता चले कि होटल कैसा है। मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से शर्मिंदा हो रहा था। कहीं वह यह सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं कर रही थी। पर धीरे धीरे उसकी बातों से अंदाजा लगने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था, जैसे जिंदगी भर उस पर किसी के जज्बे को असर नहीं हुआ था। शायद इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं थी। यह बात तो मेरे दिमाग में अब आया कि जब उस पर मेरी मोहब्बत का असर नहीं हुआ तो यह नफरत और सौतन उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा तो कोई जज्बात नहीं होता। वह नॉर्मल हो गई और सब नॉर्मल हो गया। वह मेरी पत्नी भी बहुत तारीफ करती थी, कहती थी कि बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, दुबली है, पतली है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती है, उसका शरीर तो मॉडल जैसा है, उसने अपने आप को बहुत फिट रखा है। अच्छी बात है। मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी ने मेरी दूसरी पत्नी को कुछ भी ना कहा और मुझे कोई भी ताने नहीं दिए। वह तो हमारे रोमांस को भी सपोर्ट करती थी। हमारे लिए खुद ऐसे मौके बना रही थी कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। कभी कहती पत्नी को लेकर आइसक्रीम खाने पार्लर चले जाओ, तो कभी कहती बाहर कितना अच्छा मौसम है, पत्नी के साथ बैठो। कभी कहती तुम लोग सैर करने क्यों नहीं जाते, हनीमून पर कब जाओगे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे तो बड़े जिंदा थे, इसलिए हमने यह सब नहीं किया था। नहीं तो वो कहते कि हम लोग कितने बेशरम हैं। लेकिन अब तो बड़ा कोई भी नहीं है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं भी खुश हो रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर सुकून आ रहा था तो मुझे और क्या चाहिए था। मर्द को अपनी ज़िंदगी में सुकून ही चाहिए होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सुकून देने वाला कौन है, कैसी है। अगर यही सब कुछ मेरी पत्नी मेरे साथ करती तो शायद मैं दूसरी शादी नहीं करता। मैं तो इस बात पर हैरान था कि जब उसने मेरे साथ यह सब कुछ नहीं किया तो अब मुझे दूसरी पत्नी के साथ यह सब कुछ करने के मशवरे क्यों दे रही है। इसका मतलब कि वह इन चीज़ों को समझती थी, और फिर उसने खुद मेरे साथ वक्त क्यों ना गुजारा। मैं काफ़ी दिन से अपनी दूसरी पत्नी के कमरे में ही सो रहा था, तो आज पहली पत्नी के कमरे में आ गया। मुझे देखकर वह हैरान हुई थी, जैसे मैंने तो यहाँ कभी आना ही नहीं था। उसने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
मुझे तो लगा रीना के साथ होंगे। मैंने अपना कोट उतार दिया और एक तरफ रख दिया और रात वाले कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। पहले उससे इतना ही कहा, क्यों, तुम भी मेरी पत्नी हो, क्या मैं इस कमरे में नहीं सो सकता? तो उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं सो सकते। मैं कपड़े बदलकर वापस आया तो वह बिस्तर पर लेट चुकी थी। मुझे तो अब पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जैसा मैं चाहता था उसने वैसे किया था। मुझे उसके हुस्न पर मोहब्बत नहीं, बल्कि उसके रवैये पर प्यार आ रहा था कि उसने कितने अच्छे तरीके से मेरी दूसरी पत्नी को कबूल कर लिया। उसका दिल भी लगाया, खाने पीने की चीज़ें भी बनाए रखी और घर को भी संभाल रही थी। उसका इतना हक तो था ही कि मैं उसे अपनी मोहब्बत जताऊं। मैं भी जाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जरा सा आगे बढ़ा कि उसने एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, और वह मुंह फेर कर फौरन सो गई। मैं उसको इतने सालों से जानता था, वह ऐसी नहीं थी। मैं उसकी हर एक हरकत को समझता था और वह मेरी हरकत को अभी भी ना समझती। तो कब समझती? जब 7 साल आप अपनी पत्नी के साथ गुजारते हैं तो यह सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन वह जानबूझकर सो गई थी, क्योंकि वह मेरे पास नहीं आना चाहती थी। शायद उसके अंदर अभी भी गुस्सा था। मैं यह बात समझ सकता था कि मैं भी खामोश रह गया और सो गया। लेकिन इस बात से मेरी दूसरी पत्नी को परेशानी था। उसने कहा, अभी हमारी शादी हुई है, 1-2 महीने तो सिर्फ लगातार मेरे साथ ही गुजारें, उसके बाद यह इंसाफ परस्ती कीजिएगा। मैंने कहा, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो वह भी मेरी पत्नी है। हमारी बहस हो गई और इस बात की खबर महिमा को हो गई। महिमा ने कहा, मेरे लिए अपनी दूसरी पत्नी से झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने एक कुछ सोच रखा है कि जिसके बाद इस घर में कभी कोई झगड़ा ही नहीं होगा, और आपको भी कभी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी तरफ से इंसाफ हो रहा है या नहीं। मैंने कहा, ऐसा क्या सोच लिया तुमने? तो उसने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी जाइए अपनी पत्नी को मनाइए। आपको पत्नी को मनाना तो आता है ना? उसने ऐसा सवाल किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मुझे क्या पता किसी को कैसे मनाया जाता। तुम तो आज तक कभी मुझसे नाराज ही नहीं हुई। नाराज होना, मनाना, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। हमारे बीच कभी यह ताल्लुक ही नहीं था, या यूं कह लो कि तुमने बनाया ही नहीं। मैं जाने क्यों सिकवा कर बैठा। शायद रात वाली बात से परेशान था। जो रवैया उसने मेरे साथ किया वह मुझे बहुत अजीब लगा था। मर्द को ठुकराया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसने कहा, हमारा जमाना कुछ और था, और मैं आपसे उम्र में भी तो बड़ी थी। वह तो आपकी हम उम्र है, उसके दिल में जज्बात होंगे, आप उनकी कदर करें। वह मुझे तो समझा रही थी, लेकिन मेरे जज्बात का भी उसने कभी कदर नहीं की थी। उसके बाद मैं उसके कमरे में नहीं गया। रीना के साथ मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। वैसे भी शादी के शुरू के दिन तो अच्छे ही गुजरते हैं। उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी हो तो दिन और भी अच्छे होते हैं, नहीं तो सब कुछ बदल जाता है। रीना भी मेरे साथ बहुत खुश थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद हम सबकी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन मेरी पहली पत्नी सुबह से ही कहीं गायब थी, दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने बताया कि वह बाजार गई है, कह रही थी कि पार्लर जाना है। मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी को क्या हो गया है। उसने तो सिवाय अपने होठों के ऊपर जो रोआ था उसको साफ करवाने के अलावा कभी कुछ नहीं करवाया था। उसने अपना ख्याल रखने की आदत ही नहीं थी। लेकिन यह भी सच था कि बिना ख्याल रखे वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। शायद यह इंसान की फितरत है कि जो उसे ठुकरा जाता है वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मैं फिर से अपनी पहली पत्नी की तरफ खींचा चला जा रहा था। वह मुझे जितना ठुकरा रही थी, जितना नज़रअंदाज कर रही थी, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। बात हुई तो मैं और रीना अपने कमरे में बैठे थे और मैं शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। रीना ने कहा, क्या बात है, आज मुझसे दूर दूर क्यों हैं? मैंने कहा, बस मेरा मूड खराब है। उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? महिमा ने कोई बात की है क्या? मैंने कहा, नहीं, वह बात ही तो नहीं करती, दूर हो गई मुझसे। रीना ने कहा, दूर हो गई तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना आपके पास। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूंगा। मुझे तुम दोनों से मोहब्बत है। रीना इस बात पर खामोश हो गई। उसने कहा, आप मर्दों की तो कोई समझ ही नहीं जाता। पहले तो आप कहते थे कि मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती, मुझसे कोई बात नहीं करती,
इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और अब मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ तो आपको फिर से उससे मोहब्बत हो गई है। अभी हम यही बात कर ही रहे थे कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। महिमा कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ, आज तुम दोनों की दावत है। हम हैरान हुए। हमने कहा, इस वक्त? उसने कहा, हाँ, क्यों, आधी रात को लोग दावत नहीं करते क्या? तो हमने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हम दोनों उसके कमरे की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे कि आधी रात को उसने ऐसा क्या बनाया होगा जिसके लिए बुला रही होगी। वैसे सर्दियों का मौसम था, हमें लगा कि शायद उसने सूप बनाया होगा। लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में खाने पीने की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन हमारे सामने का मंजर कुछ अजीब सा था। महिमा बिस्तर के ऊपर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्योंकि उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे। आज वह पार्लर गई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठाएं। उसके बाद उसने दो चार बातें ऐसे की कि उसका नज़रिया क्लियर हो गया था। लेकिन मैं हैरान रह गया कि यह सब कैसी बातें कर रही थी। मैंने रीना की तरफ देखा। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। उसने कहा, इससे पहले कि हम तीनों कोई फैसला करें, एक एक गिलास गरम गरम दूध पी लेना चाहिए। उसने एक तरफ जग रखा हुआ था जिसमें गरम गरम दूध था। मुझे उसकी बात अच्छी लगी या बुरी, इस बात का मैंने इजहार नहीं किया। लेकिन मैंने रीना से कहा, दूध पीते हैं, इसके बाद सोचते हैं। हमने अपने अपने गिलास में दूध डाल लिया और महिमा ने अपने लिए भी दूध डाल लिया था। जब हमने दूध पी लिया तो महिमा ने हमें एक ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा था? मेरे बाप की दौलत पर राज करते रहे, मेरी ज़िंदगी के कितने सारे साल बर्बाद किए। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नसीब की वजह से मुझे औलाद नहीं हुई, और अब मेरे सामने मेरी सौतन ला के खड़ी कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी पूजा करूंगी? इस दूध के अंदर मैंने जहर मिला दिया है। अब तुम दोनों एक साथ मरोगे और मैं खुद भी मर जाऊंगी। तुमने मुझे बहुत गलत जज किया था पतिदेव। मैं तो वो हूँ कि जो ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। हम ये बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि हम दूध पी चुके थे। मैं इधर उधर भागा। सबसे पहले महिमा खुद ही बेहोश हो गई और उसके बाद रीना की तबीयत खराब होने लगी। इतनी देर में मैं इमरजेंसी को बता दिया कि मामला क्या है। वो लोग आ गए, वक्त पर ट्रीटमेंट दिया, उल्टियाँ करवाई। महिमा की तबीयत ज़्यादा खराब थी, जबकि मैं और रीना ठीक थे। हम लोग जल्दी ठीक हो गए, जबकि उसे ठीक होने में एक हफ्ता लगा था। उसके बाद उसने मुझसे तलाक ले ली और मुझसे अलग होने के बाद अपनी सारी दौलत ले ली। अब मेरा और रीना का मुश्किल हो गया था गुजारा होना। बस जो कमाते थे, खाने बस का होता है। मेरा कारोबार भी डूब गया। रीना को बच्चा होने वाला था, मेरे खर्चे भी बढ़ने वाले थे। मैं हैरान हूँ कि जिस औरत को मोहब्बत भी नहीं थी, वो मुझसे बेवफाई की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। अब आप लोग बताएं, जो मैंने किया ठीक किया कि नहीं? इन सब में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।